हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन है वो कक्षा 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। मित्रों, आपका जो पाठ है संविधियाँ, जिसका जो रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित, ये पाठ के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, छोटा सा पाठ है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। सेशन को पूरा देखिए, जहाँ तक हो सके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। मित्रों, आज मेरा गला ठीक नहीं है, पिछले 2 दिन से बिजी था और आज भी शाम को मेरे पड़ोसियों के शादी है, तो उनकी वो गाने वगैरह होंगे तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसलिए दोस्तों, मुझे आप सभी का आशीर्वाद बहुत मिला। मैं आपको हमेशा के लिए मित्रों ऋणी रहने वाला हूँ। कोई चिंता का विषय नहीं है। टाइम कम होने के वजह, कोई अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, फिर भी आपके लिए मित्रों मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। तो मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है कि संविधियाँ का क्या अर्थ है। संविधियाँ का क्या अर्थ है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है, संविधियाँ का अर्थ है संदेश वाक्य। क्या है मित्रों? संविधियाँ का अर्थ होता है संदेश वाक्य, जो संवाद को हूबहू उसी भाषा विचार के साथ सुनाता है जिससे जैसा भेजा गया हो। संविधियाँ का अर्थ क्या होता है मित्रों? संदेश वाक्य होता है जो संवाद को हूबहू उसी भाषा विचार के साथ सुनाता है, जिससे क्या नहीं होता है, जिसे जैसा भेजा गया हो। मतलब कॉपी के साथ, वर्तमान में टाइम हम कह सकते हैं कॉपी करके वापस से भेजा गया। तो भेजना या बोलना या कहना, कॉपी करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मित्रों दूसरा प्रश्न कि संविधियाँ किस विधा की कहानी है तथा इसका मूलभूत गुण बताइए। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है संविधियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी है मित्रों? आंचलिक कहानी है और इसका मूलभूत उद्देश्य है मानवीय संवेदना। क्या है मित्रों? मानवीय संवेदना है इसका मूलभूत उद्देश्य है, ठीक है। मूलभूत गुण है मानवीय संवेदना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न मित्रों, माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए क्या क्या भेजा गया था। तो माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए क्या क्या भेजा गया था। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है, माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए थोड़ा चूड़ा और बासमती का धान भेजा गया था। इसका मित्रों ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न कि गांव के लोग संविधियाँ को क्या समझते थे। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा कि गांव के लोगों के अंदर संविधियाँ को लेकर एक गलत धारणा थी। संविधियाँ का नाम कामचोर, निठल्ले और पेटू लोग ही करते थे। उनका मानना था कि जिनके न आगे नाथ और न पीछे पगा हो वही ऐसा काम करते हैं। तो ये मित्रों संविधियाँ के गांव के लोग हैं, उस संविधियों के बारे में ये समझते थे। दोस्तों, काफ़ी ठीक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न मित्रों, संविधियाँ पाठ में संविधियाँ का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, हर गोविंद नाम है। क्या नाम है? हर गोविंद है और सीधा पेपर के अंदर छप सकता है प्रश्न मित्रों। छोटा प्रश्न ज़्यादा आएंगे और अगली बार ये प्रश्न सीधा आ सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में आरोही हिंगना जिला पूर्णिया बिहार के अंदर होता है। तो आपको जन्म के अंदर पूछा जा सकता है कब होता है, 1921 में होता है और कहाँ होता है, पूर्णिया जिला बिहार के अंदर फणीश्वर नाथ रेणु जी का क्या होता है, जन्म होता है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न मित्रों, हरगोविंद संवाद को लेकर कहाँ गया। हरगोविंद है हर गोविंद संवाद को लेकर कहाँ गया था। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है, बड़ी बहू के मायके गया था। कहाँ गया था? बड़ी बहू के मायके गया था। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न मित्रों, हर गोविंद को अचरज क्यों कहा जाता, क्यों हुआ। मित्रों, हर गोविंद को अचरज क्यों हुआ है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है कि जब बड़ी बहुरिया ने हर गोविंद को बुलाया तो उसे आश्चर्य हुआ कि अब तो गांव में डाकघर खुल गए हैं और ऐसे में संविधियाँ का क्या काम, आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है नवा प्रश्न, हर गोविंद संविधिया कहाँ का रहने वाला था। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है, जलालगढ़ का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जलालगढ़ का रहने वाला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए मित्रों, सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है मित्रों, मोदी आइन काफ़ी किस नाम से चिढ़ती थी। मित्रों, मोदी आइन का जो काकी है
वो किस नाम से चिढ़ती थी। तो मित्रों मोदियाइन काकी किस नाम से चिढ़ती थी, तो मोदियाइन काकी है वो काबुली कायदा नाम से चिढ़ती थी। किस नाम से, काबुली कायदा नाम से चिढ़ती थी। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, बड़ी बहू का संदेश सुनकर हरगोविंद की आंखें क्यों छलाछल आई, संक्षेप में बताइए। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा कि हरगोविंद एक से हृदय व्यक्ति था। बड़ी बहू ने जब उसे अपना मार्मिक संदेश सुनाया तो वह भी भावुक हो गया और उसने बड़ी बहू को हिम्मत बंधाई और उसे ये जानकर दुख हुआ कि बड़ी हवेली की सारी शान शौकतें जब समाप्त हो गई और बड़ी बहू को खाने के लिए भी लाले हैं, जिससे परिवार के लिए बड़ी बहू ने अपना सारा जीवन न्योछावर किया था, वो अब उसकी सुध भी नहीं लेते हैं। बड़ी बहू की दीन दशा देखकर हरगोविंद की आंखें भर आई थी। तो ये मित्रों इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया। तो मित्रों इसका राइट आंसर है कि पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद बड़ी बहुरिया के परिवार ने उनको है अकेला छोड़कर शहर में अपना आवास बना लिया। तीनों देवर बड़ी बहू के सारे जीवन या जेवर छीन कर ले गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इसलिए वह अपने घर संदेश भेजना चाहती थी कि वह उसे अपने पास बुला ले। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपन का तीसरा प्रश्न है, बड़ी बहुरिया की दयनीय दशा के कारण बताओ। उनकी जो दयनीय दशा है उनके कारण बताता है। पहला कारण है मित्रों इसका कि पति का आकस्मिक निधन होने से परिवार की अनुशासन भंग हो गया, ठीक है। दूसरा है देवरों में लड़ाई झगड़े से घर के सामान का बंटवारा होना तय था। और तीसरा है रैयतों ने जमीन पर दावा करके जमीन से बेदखल कर दिया था। तो ये तीन अति महत्वपूर्ण कारण हैं बड़ी बहुरिया की दयनीय दिशा का। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, हरगोविंद एक कुशल समझिया था, लेकिन उसको लगा कि बड़ी बहू को अपने मायके में बच्चों की जुटन खानी पड़ेगी। बड़ी बहू का संदेश था कि अगर उसे शीघ्र नहीं बुलाया तो वह पोखर में कूदकर जान दे देगी। ये संदेश हरगोविंद नहीं सुना पाया। उसको लगा कि बड़ी बहू तो गांव की लक्ष्मी है, अगर वह मायके में रह रही तो पूरे गांव की बदनामी होगी, ठीक है ना। तो इस कारण मित्रों जो हरगोविंद है उनके संवाद को सुना नहीं सका। ये मित्रों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न हमारा कि फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय देना है। तो मित्रों साहित्यिक परिचय, रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है और आपने अपनी रचनाओं द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाया है। इनके मित्रों भाषा है अत्यंत ही सशक्त व संवेदनशील है और उसमें संप्रेरणीयता व भावानुकूलता है। उनकी भाषा आंचलिक शब्दों में और मुहावरों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। शैली की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने वर्णनात्मक शैली का आधार बनाया, यत्र तत्र व्यंग्य शैली व आत्मकथा शैली को भी अपनाया है और इनकी रचनाओं में स्वांत शैली का प्रयोग भी दर्शनीय है, ठीक है। नेक्स्ट है बात करते हैं हम कृतियाँ कहानी संग्रह, ठीक है। इनकी कृतियाँ उपन्यास यानी मेला आंचल और परिकथा, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह दोस्तों ठोमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये मित्रों इसकी क्या है कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है हमारा मित्रों छठा प्रश्न कि बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने क्या क्या शारीरिक मानसिक कष्ट है और क्यों, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर है कि हरगोविंद एक ईमानदार और दृढ़ प्रतिज्ञ समझा था। सर्वप्रथम वह इस उलझन में रहा कि अगर उसने बड़ी बहू का संदेश हूबहू सुना दिया तो पूरे गांव में बदनामी होगी और संवाद दिए बिना लौटते वक्त उसने राह खर्च नहीं लिया और बिना टिकट यात्रा करने उसने उचित नहीं समझा
और वह पैदल चलकर भी इसको उसका रास्ता भूखा प्यासा तय करता है। यद्यपि उसके पास बड़ी बहुरिया की मां का दिया चूड़ा और बासमती धान था। क्या था? हाँ, चूड़ा और बासमती धान था। परंतु वह बड़ी बहू की अमानता थी और उसको वह कैसे रख सकता था। भूख और प्यास की वजह से वह बेहोश भी हो गया और ये सब उसने बड़ी बहू और अपने गांव के लिए किया, क्योंकि वह बड़ी बहुरिया का बहुत क्या करता था, सम्मान करता था। तो इस कारण मित्रों जो बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद क्या है, शारीरिक मानसिक कष्ट ये सहना था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है मित्रों, सीधा एग्जाम के अंदर आ सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है संविदा को परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सो संविदा में इसका मित्रों राइट है, संविदा है वह होता है जो एक व्यक्ति का संवाद दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और बदले में कुछ पारिश्रमिक पाता है। और एक अच्छा संविदा संवाद भेजने वाले की बात हूबहू उसी शब्दों या संवेदनाओं और भावनाओं के साथ कहता है। और संविदा का काम सिर्फ संवाद पहुंचाना ही नहीं वरना भावनाओं का संप्रेषण भी है। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। और आज का सेशन मित्रों हम यही समाप्त करेंगे। और इसके अलावा मित्रों आपको पॉलिटिकल का एग्ज़ाम कल है और अच्छी तरीके से मित्रों एग्ज़ाम देकर के आना। पॉलिटिकल में हमने बहुत कुछ करवाया आपके लिए, क्योंकि मित्रों 10 मॉडल पेपर डाल दिए और पूरा जो शेखावटी मिशन है हमने हल करवाया। जब पूरे वीडियो आप जरूर देख लो मित्रों, लगभग उन्हीं में से प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न संजीव डैशमार्क और आपके शेखावटी मिशन से आ रहे हैं। तो उनको जरूर पढ़िए। आपके पास अभी 12-13 घंटा और बचे हैं, तो अच्छी तरीके से पढ़िए। और साहित्य का एग्ज़ाम भी आपका अच्छा ही होगा और 100 में से 100 आपके नंबर आने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी और बताइए। और आप भी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।